अजीत, अब चर्चा की शुरुआत आप करिए। और अब हम उत्तर प्रदेश की बात जगदम्बिका पाल के साथ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी सर जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जगदम्बिका पाल नाम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा है और किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं। और हमेशा मुद्दा कोई भी हो आप बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन आज जो शुरुआत हम करेंगे अखिलेश यादव से करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर भी आप बड़ा मुखर होकर बोलते हैं। वो आजकल मंदिर बहुत जा रहे हैं सर। देखिए, आप अखिलेश को लेके बात करना चाहते हैं, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि पहले आप कम से कम इस तरह के कॉन्क्लेव प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बजाय आप बस्ती में लेकर के आए हैं। तो अखिलेश की बात तो खैर रोज़ लखनऊ में करते हैं, लेकिन अगर आज आप बस्ती आए हैं तो बस्ती सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के डुमरियागंज के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मेरी जो कुछ भी पहचान है, चाहे वो नेता के रूप में, सांसद के रूप में, प्रदेश में, देश में, वो पहचान केवल बस्ती ने हमको दिया है, हमारी बस्ती ही मंडल से। क्या बात है। तो इसीलिए मैं आज, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, गोरखपुर 4 बजे जाना था, लेकिन जब मुझे हमारे आमिर साहब ने कहा कि इस तरह का कॉन्क्लेव है तो हम करेंगे। अब जहाँ तक अखिलेश जी के सवाल पूछ रहे हैं, क्या अखिलेश जी आज कहीं जाएं तो कोई उनकी प्रासंगिकता रह गई है? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 2024 के चुनाव के पहले जहां आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो अब वो मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, तो लोकसभा के चुनाव में क्या एजेंडा होता है? नेशनल पर्सपेक्टिव पे चुनाव होगा, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे, हमारे पड़ोसी देश चाइना पाकिस्तान के उस सीमा के में कौन देश को नेतृत्व दे सकता है, G20 की वैश्विक अध्यक्षता में अगर रूस और यूक्रेन के बीच में 1 साल से झगड़ा चल रहा है, 29,000 बच्चे अगर हिंदुस्तान के वहाँ मेडिकल में पढ़ रहे थे, चाहे बस्ती के बच्चे हों, सिद्धार्थनगर के, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ 5-6 बच्चे न रहे हों। और 29,000 बच्चे जो रूस फाइट टू फिनिश तक था कि जब तक हम यूक्रेन को तबाह नहीं कर लेंगे तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी, कोई अपील यूरोपियन यूनियन निकाल के लाए इसके लिए। लेकिन आप सोचिए कि आज अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, उसकी अपील पे रूस रुकने वाला नहीं है। आज दुनिया में एक ही नेता है कि जैसा आपने भी उल्लेख किया कि अगर 29,000 बच्चों के गार्जियंस ने कहा कि यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हैं, तो केवल यूक्रेन के जेलेंस्की राष्ट्रपति ने नहीं, रूस के राष्ट्रपति उस पुतिन ने, दोनों ने सीज फायर किया। जिसके हाथ में तिरंगा था वो 29,000 बच्चे निकल करके आ गए। और केवल तिरंगा इंडियन बच्चों के हाथ में नहीं था, कितने नेपाली बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी सलामती यूक्रेन से तब निकली जब उनके हाथों में तिरंगा था। तो ये चुनाव 2024 का लोकसभा का है जी। आज ये जानते हैं कि जिसको 273 सीटें मिलेगी वो बहुमत में आएगा। तो जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश चुनाव ही एक प्रदेश में लड़ते हैं, नीतीश एक चुनाव प्रदेश में लड़ते हैं, ममता जी अपने प्रदेश में लड़ती हैं, या बीजू जनता दल के नवीन पटनायक अपने यहाँ लड़ते हैं, DMK स्टालिन तमिलनाडु में लड़ रहे हैं, तो अब वो मंदिर जाएं या ट्वीट करें। जब यूपी असेंबली की बात करिए ना, कि वहाँ तो सर चक्कर वो बहुत लगा रहे हैं। देखिए, TRS के पास गए, कार्य समिति कलकत्ता में की, नीतीश से भी मिलाए और अब मंदिर भी जा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं बीजेपी के सामने? उनको लगता है कि क्योंकि वो मायावती से तो अलग हैं, कांग्रेस से कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक जगह जगह घूम रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा? थर्ड फ्रंट कुछ आपको लग रहा है कि धरातल पर दिखेगा? मुझे 2 बात लग रही है। चुनाव असेंबली का हुआ उसके 6 महीने पहले आप देखिए, और अब चुनाव हो गया उसके 6 महीने बाद देखिए, 1 साल। तो चुनाव के पहले तो अखिलेश यादव इस कॉन्फिडेंस में थे कि जिस दिन चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने अपनी कैबिनेट बना ली थी, अपने चीफ सेक्रेटरी तय कर लिया था। जब चुनाव का परिणाम आया तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, या इस प्रदेश में ऐसा हुआ ही नहीं पिछले 37 वर्षों में कि जो पार्टी गवर्नेंस में रही हो, सुशासन में या सरकार में रही हो, वो पार्टी दोबारा फिर से जनादेश लेके आई है। ये अपने आप में पिछले 37 वर्षों के बाद एक नया इतिहास बना, जब नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में
जो सत्ता थी उसको दोबारा प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश देकर के उत्तर प्रदेश में सरकार इसके बनाने पीछे का क्या काम मानते किया। हैं मेरी बात सुन लीजिए। तो जब 6 महीने पहले जो मुख्यमंत्री मान के चल रहे हो, तो उन्होंने रिजल्ट के बाद तो अब क्या गुजरेगी। अगर आप किसी चीज़ पे हो कि 100% इट विल बी माई सक्सेस, you have made whatever so strategy, any blueprint, roadmap, and ultimately you are so confident I will succeed up to the last extent. And in any case, if you uttered failure, तो क्या होगा? आप दिमागिया तौर से आप निश्चित तौर से विक्षिप्त हो जाएंगे कि अरे हम मुख्यमंत्री थे और आज इस बुरी तरीके से हमको जनता ने ठुकरा दिया। तो अब वो थर्ड फ्रंट नहीं बना रहे हैं। जैसे कोई तैरना ना आए और नदी में या समंदर में गिर जाए तो वो डूबते हुए को उसको लगता है कोई तिनका भी मिल जाए तो उसका सहारा है। तो वो चाहे कलकत्ता जा रहे हों, चाहे वो दिल्ली जा रहे हों, कहीं कोई थर्ड फ्रंट का बयान दे रहे हैं, तो वो सारा बयान डूबते को तिनके का सहारा है, लेकिन तिनके से कोई डूबने वाला बचता नहीं। सर वो तो कानपुर पहुंच गए थे, सारा उड़ा रहे थे। इधर सूचना जारी होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इलाहाबाद में अतीक की पेशी हो रही थी, कानपुर में सारा उड़ा रहे थे। क्या लग रहा था? नहीं, आप देख रहे थे कल तक वो अतीक की वकालत कर रहे थे। अब जब कोर्ट ने फैसला कर दिया तो अतीक भी अपना से पल्ला झाड़ रहे हैं, हमारे अखिलेश यादव जी भी, अब मायावती भी पल्ला झाड़ नहीं। तो बट जनता तो इतनी समझदार है ना कि आपके मन में जो है, लोगों का चेहरा तो बेनकाब हो चुका है ना। लोग ये जानते हैं कि अतीक को डॉन से, अपराधी से नेता बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने किया है और बहुजन ने किया है। जी, अब आप पल्ला भी झाड़ लें तो किससे झाड़ेंगे? मुख्तार अंसारी से झाड़ेंगे, अतीक अहमद से झाड़ेंगे कि रिजवान से झाड़ेंगे? मतलब प्रदेश भर के जो डॉन हैं, उन डॉन को राजनीतिक संरक्षण मिला कैसे? आज अगर 100 केस हुआ, अभी तक कोई सजा नहीं हुई, तो इसके लिए कौन गुनहगार है? इसके लिए क्या अखिलेश, मुलायम, मायावती ये लोग गुनहगार नहीं हैं? आखिर सरकार आई उत्तर प्रदेश में जिनका पिछले 25 वर्षों में चाहे 100 केस हो गए हों, कोई एक सजा नहीं हुई, और आज बीजेपी की सरकार आई, उनको आजीवन कारावास हो गया। इससे साफ है कि कोई पैरवी नहीं हो रही थी अदालतों में, पैरवी नहीं हो पा रही। सर, इसके पीछे बड़ा कारण है क्योंकि आप लोगों ने 500 अधिवक्ता हटा दिए थे और पैरवी की वजह से नए अधिवक्ताओं को रखा कि अपराधियों को सजा हो। महिलाओं को सबसे ज्यादा सजा उत्तर प्रदेश में कराएगी, महिलाओं के प्रति जो लोग अपराध कर रहे थे, 8000 अपराधियों को। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो जब जस्टिस डिले होगा तो जस्टिस डिनाइड नहीं होगा। अगर इसने जब उमेश पाल का अपहरण किया था, जो सजा अब हुई है परसों, अगर उमेश पाल के अपहरण के बाद 2015-16 के पिछले 5-6 वर्षों में अब तक अगर ट्रायल करके, आखिर प्रोसिक्यूशन होता है, हर जिले में प्रोसिक्यूटर अफसर होता है, पीपीओ होता है, सीपीओ होता है, डीजी प्रोसिक्यूशन होता है पुलिस का, तो पूरी गवर्नमेंट के, जनता के एक्सचेकर पे, जनता की गाढ़ी कमाई पे एक पूरा पुलिस के साथ साथ लीगल कोर्स का एक बहुत बड़ा डीजी पुलिस से लेके जिले तक में है। तो अगर वो पैरवी हुई होती, तो अब अगर सम्मानित न्यायालय ने सजा किया है तो ये 2 साल पहले, 4 साल पहले हो गया था, शायद उमेश पाल की जान बच गई होती। तो 2006 में अपहरण हुआ था, मुकदमा ही नहीं लिखा गया, समाजवादी सरकार थी। तो 2007 इसका में मतलब लिखा गया, है जब मायावती आई सत्ता में, कि केवल सजा नहीं हुई। मुझे लगता कि अगर उमेश पाल के अपहरण में समय से सजा हो गई होती तो आज इनकी हत्या भी नहीं होती। एक तरह से उस हत्या के जिम्मेदार वो सरकारें हैं जिन्होंने कोई पैरवी नहीं की, और आज उमेश पाल की आज जगदम्बिका पाल जी, तो आप क्या बात करते हैं? ठीक है जगदम्बिका पाल जी, ये तो राज्य की सियासत की बात हुई, अब केंद्र की सियासत की बात करते हैं। और कांग्रेस को तो आप बखूबी जानते हैं। अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो राहुल गांधी चल रहा है, क्षमा नहीं मांगेंगे, वो सावरकर नहीं है, वो गांधी है, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? डरो मत, प्रोफाइल चेंज कर दिया। आप ही लोग कहते हैं। आखिर ये बताइए कि अगर न्यायालय के न्यायाधीश ने सूरत के कहा कि साहब जनरलाइज आप नहीं अपमानित कर सकते, आप जगदम्बिका पाल को गाली दे लीजिए, आप हरीश द्विवेदी जी को गाली दे लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को गाली दे लीजिए, लेकिन आप अगर हमारी जाति को गाली दे रहे हैं, अगर मोदी जी की जाति को गाली दे रहे हैं, हरीश जी की जाति को गाली दे रहे हैं सांसद के, तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये अपराध नहीं है कि आप व्यक्तिगत तो रोज मोदी जी को गाली देते हैं, लेकिन जब न्यायालय ने कहा कि साहब आप सारे मोदी को या पिछड़े वर्ग को जिस तरीके से आप अपमानित कर रहे हैं, इसको रियलाइज कर रहे हैं, क्या अपने शब्द वापस लेंगे या आप माफ़ी मांगेंगे? तो कोर्ट से नहीं माफ़ी मांग रहे,
उन्होंने कहा मैंने नहीं माफ़ी मांगूंगा। तो कोर्ट ने पूरा उनको समय दिया। अब कोर्ट से नहीं माफ़ी मांगा, अब उनको या तो लॉ का ज्ञान ना हो कि अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगा था जब उन्होंने, आपको याद होगा जेटली जी के उनके खिलाफ किया था। इस तरह से बहुत से उदाहरण, मैं कितने लोगों को उदाहरण बताऊं। तो आज सज़ा हो गई, अब सज़ा उनकी हो गई और उसके बाद सदस्यता चली गई। क्या अब इनकी सदस्यता न जाए? लालू यादव की सज़ा हुई तो तत्काल सदस्यता चली गई, आजम की हुई, या उनके नियम है वो जो अमेंडमेंट हुआ है इन्हीं की सरकार में हुआ, वो 5 साल का कर रहे थे। मनमोहन सिंह कह रहे थे जिसकी 5 साल सज़ा हो जाएगी उसकी सदस्यता जाएगी। तो इन्होंने, जनाब ने प्रेस काउंसिल दिल्ली में है उसी में उस अध्यादेश को फाड़ दिया, कहा 0 टॉलरेंस होगा क्राइम पे और 0 टॉलरेंस होगा। तो जब 0 टॉलरेंस पे कहा तो आज एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि राहुल गांधी के हर कदम से वो खुद सेल्फ गोल कर लेते हैं, दूसरे को गोल करने की जरूरत नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई हम माफी नहीं मांगेंगे, हम नफरत की दुकान नहीं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अच्छा, कौन सी मोहब्बत की दुकान है? सावरकर को गाली देके मोहब्बत की दुकान कर रहे हैं। रोज शरद पवार मनुहार कर रहे हैं, रोज उनसे लोग बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पब्लिकली कह दिया महाराष्ट्र में कि अगर इन्होंने सावरकर जैसे वीर को, देशभक्त को अगर इन्होंने गाली देना बंद नहीं किया तो महाविकास अघाड़ी से हम अलग हो जाएंगे, और महाविकास अघाड़ी से अलग होने की बात कर दी। अब कल आया बयान, वो कहते हैं मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ, मतलब मैं माफ़ी मांगूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी कल कह रहे हैं, तो जब उनको समझ नहीं है, अगर वो सावरकर को भी गाली देंगे, सावरकर जैसे भी को, तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के लोग भी असहज हैं। लेकिन करें क्या? वो जानते हैं कि आज देश में केवल सावरकर जैसे नहीं, या अपने जो खुद अपना विधेयक फाड़ ले, मैं कह रहा हूँ आज जो कर रहे हैं और करवा रहे हैं। आप बताइए, लोकसभा में हम चुन के गए हैं, यहाँ से हरीश जी गए, प्रवीण निषाद गए, तो हम बस्ती के विकास के लिए गए, सिद्धार्थनगर के विकास के लिए गए, संत कबीर नगर के लिए। उस पर सवाल अभी नहीं आ पाया होगा, हरीश जी ने हमसे पहले बताया होगा कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर का पूछिएगा, मैं बता दूंगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए जनता हमको जवाबदेह मानती है, जनता हमसे अपेक्षा करती है। तो जहाँ जनता ने चुन के भेजा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कोर्ट ने अगर उनके खिलाफ फैसला कर दिया, उनकी सदस्यता चली गई, तो अब काले कपड़े पहन के कांग्रेस के सांसद रोज सदन में जा रहे हैं। तो ये जो काला कपड़ा पहन के जा रहे हैं, ये क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? संसदीय परंपरा का अपमान नहीं है? पार्लियामेंट का अपमान नहीं है? इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इनको, दे डोंट हैव एनी फेथ इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इफ यू हैव बीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द योर इलेक्टोरल कॉलेज, तो क्या कांग्रेस के सलाहकार जो हैं, आइदर यू आर अकाउंटेबल टू द योर इलेक्टोरल कॉलेज, आप अपने जनता के प्रति जवाबदेह हैं, कि काला कपड़ा पहन करके राहुल गांधी के लिए हैं, राहुल गांधी वायनाड के लिए हैं, तो हम आप बस्ती सिद्धार्थनगर के लिए हैं। और हम उस पार्लियामेंट पहुंच जाए जिसमें 1 घंटा भाषण किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे 1 घंटा भाषण किया, और जाके लंदन में कह रहे हैं कि हमको स्पीकर नहीं बोलने दे रहे हैं, हमारा माइक बंद कर दे रहे हैं। जो स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर इज ए गार्जियन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कभी आपने नहीं देखा होगा, इंदिरा गांधी गई थी, शाह कमीशन में उनको जेल जाना पड़ा था, लेकिन जब इंग्लैंड में सवाल किया पत्रकार ने, तो उसने कहा इंडिया की कोई बात मैं यहाँ करने नहीं आई हूँ, इंडिया की बात करनी होगी, इंडिया में अपनी सरकार की या किसी की, तो मैं अपने इंडिया पे कहूँगा। तो आज वो अपनी दादी से भी नहीं सीख पा रहे हैं कि भारत का अपमान जाके विदेश में कर रहे हैं। सर वो परंपरा आप नहीं देखिए। जिस विदेश को आज तो इस बात का फक्र है, ये सच्चाई कि नहीं सच्चाई है, कि अगर जिस इंग्लैंड में जाके इन्होंने अभी भी इंडिया की तरफ मदद मांग रहे हैं, आखिर उनको ये सोचना चाहिए कि आज वो इंग्लैंड जो देश की दुनिया की 5 टॉप इकोनॉमी में था, इंग्लैंड भी था, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में दुनिया की 5 टॉप 5 इकोनॉमी में इंग्लैंड जो 200 साल हम पे रूल किया है, उसको बाहर करके पछाड़ के आज दुनिया की 5 टॉप 5 इकोनॉमी में भारत भी पहुंच गया है। तो ये तो जाके उनको कहना चाहिए था, इंग्लैंड में कहना चाहिए था कि राहुल गांधी को, कि आई फील टू बी प्राउड, आई एम हियर, जिसने हम पे रूल किया। आज हमारे उसी भारत के भारतवंशी की एक माँ का बेटा
माँ के कोख से पैदा हुआ ऋषि सुनक अब इंग्लैंड की इकोनॉमी को कोई बचा सकता है, कोई खेवनहार हो सकता है, तो कोई अंग्रेज नहीं हो सकता है। अगर बचेगी तो भारत की माँ का मूलवंशी बेटा ऋषि सुनक करेगा। लेकिन सर एक चीज बताइए, सर एक चीज बताइए, इंग्लैंड वाले ये सोच रहे हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया जीडीपी नाउ बेटर देन यूएसए, बेटर देन चाइना, वी आर एट द रेट ऑफ 7%, चाइना 4%, अमेरिका 3%। किस पे बात करेंगे? जीडीपी पे बात कर लीजिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे बात कर लीजिए, महंगाई पे बात कर लीजिए, मुद्रास्फीति पे। मैं इस पे घंटों आपसे कर लूंगा कि आज 9 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया, एशिया में छोड़िए, कल तक हमारी पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका इससे तुलना होती थी। आज तो हम अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस उससे हो रही है, और वहां भी लोगों को दुनिया की समस्याओं का समाधान नजर आ रहा है तो नरेंद्र मोदी में नजर आ रहा है, किसी और में नहीं नजर आ रहा है। सर ये बताइए, सवाल मेरा यही था, अखिलेश कहाँ है? अखिलेश स्टैंड्स एनीवेयर? डू यू फील कि 24 अगर इस यूपी का चुनाव होगा, आप देखिएगा इस बार 14-19 भी भूल जाएंगे। मुझे तो लगता 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतेंगी।